हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो, गणेश जी सुनाई दे रहा है आपको? नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, जरा फटाफट बताइए जीएसटी किस अमाउंट पे लेवाई होता है? ऑन सेल्स वैल्यू। सेल्स प्राइस या सेल्स वैल्यू? यस। अगर सेल प्राइस 100 रुपए है और 18 रुपए जीएसटी है, 118 है, और मैन्युफैक्चरर ये डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर को, और रिटेलर अल्टीमेटली 400 रुपए में बेचता है और इस पे टैक्स लग जाता है मान लीजिए 72 रुपए, तो कितना हुआ? 472। गवर्नमेंट को कितना रुपया चाहिए? 18 रुपए चाहिए जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, या गवर्नमेंट को 72 रुपीज चाहिए? कितना चाहिए? 72। तो क्या 72 एक बार में मिलता है या इंस्टॉलमेंट में मिलता है? इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब हम लोग को अब ये सोचना होगा, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स? यस सर। कलेक्शन, किस तरह से गवर्नमेंट ये टैक्स कलेक्ट करेगी? ये तो लेवाई हो गया, ये लेवाई हो गया कि इतना टैक्स लगेगा, लेकिन क्या गवर्नमेंट एक बार में ये सारा टैक्स कलेक्ट करती है या धीरे धीरे करती है? अगर धीरे धीरे यानी कि इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे। तो सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स कितने तरह के बताए थे आपको? फर्स्ट पॉइंट, सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट। सिंगल पॉइंट, लास्ट पॉइंट। नहीं, सिंगल पॉइंट, दूसरा था मल्टीपल पॉइंट। सिंगल में कितने थे? दो। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट। और मल्टीपल तो एक ही है। अब इस यहां पर आईटीसी का कोई सिस्टम बनेगा? नहीं। लास्ट पॉइंट में आईटीसी का कोई सिस्टम बनेगा? नहीं। मल्टीपल पॉइंट में भी दो है, या तो आईटीसी आप देंगे या नहीं देंगे। यस सर। आईटीसी दिया तो इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता रहेगा। करेक्ट। आईटीसी नहीं दिया तो वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो जाएगा। यस सर। करेक्ट है? यस सर। इतना ही किया था, इससे ज्यादा तो नहीं किया था ना? नहीं सर। इसके बाद हमने एक पॉइंट और किया था, वो क्या था? पोस्ट जीएसटी। फिर हम लोग प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी, है ना? अब मुझे प्री और पोस्ट बता दीजिए। पहले आप प्री जीएसटी। सबसे पहले सबसे पुराना टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का कौन सा है? वैट सर। एक एक्साइज वैट। कस्टम है, कस्टम। कस्टम ड्यूटी। ये तो राजा महाराजा भी लगाते थे। जब कोई राजा के किंगडम में आता था कोई सामान बेचने, तो राजा के लिए उपहार लेके आता था, तो वो कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है बताइए? और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है। एक्सपोर्ट पे याद रखिएगा कोई भी ड्यूटी नहीं लगती है। बहुत कम प्रोडक्ट है जहां पर एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगती है, ज्यादातर प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। करेक्ट है? यस सर। और हमने आपको बताया था इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगती है, क्योंकि वी आर फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट अवर इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वी आर फॉलोइंग कंजम्पशन प्रिंसिपल। ओके। कंजम्पशन प्रिंसिपल याद है ना? हाँ। इसीलिए इंपोर्ट पे लगता है, एक्सपोर्ट पे नहीं लगता। करेक्ट? यस। मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए यही बताता हूं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है वो 100 रुपए में बिकता है मैन्युफैक्चर होके। चाइना से यही प्रोडक्ट 90 रुपीज में इंपोर्ट हो जाता है। क्या करेगी गवर्नमेंट? चाइना का रेट बढ़ा दीजिए, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट 10 रुपए कर दिया। यस।
अब कितना हो गया? 100. अब मान लीजिए यही डोमेस्टिक इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 है, चाइना से इंपोर्ट करके भी कॉस्ट 100 है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 है, और चाइना से इंपोर्ट करके यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद भी कॉस्ट कितना है? 100 रुपया. 100 है। बताइए लोग चाइना से इंपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं। अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री में मान लीजिए मिल नहीं रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में 100 ही सप्लाई हो रहा है, 100 यूनिट सप्लाई हो रहा है, और इंडिया को 150 जरूरत है, तो चाइना से इंपोर्ट होगा या नहीं होगा? होगा। और भी कई कारण है इंपोर्ट होने का, मुझे वो मैन्युफैक्चर पसंद नहीं आ रहा, मैं तो इंपोर्ट ही करूंगा। पॉसिबल है या नहीं है? यस सर, पॉसिबल है। अब देखिए और क्या क्या है। ये तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताया है आपको, ठीक बात है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद ये जब बिकेगा तो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा. जीएसटी लगेगा। यस सर. पुराने जमाने में ये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था। पुराने जमाने में प्री जीएसटी एरा कर रहे हैं, उस वक्त एक्साइज लगता था। यस. मान लीजिए 10 रुपए एक्साइज लग गया, फिर वैट लगता था, मान लीजिए 4 रुपया वैट लग गया। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, ये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अब जब ये फैक्ट्री से निकालेगा तो एक्साइज भी लगेगा और वैट भी लगेगा, तो ये टोटल कितने में बिक रहा होगा? 114 में। हमने एक अमाउंट लिया है क्योंकि 110 पे 4% लगता है, लेकिन हमने ऐसे ही टोटल कर लिया अभी 114 में। अब बताइए, अब चाइना से इंपोर्ट होगा या डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाला बिकेगा? चाइना वाला। क्यों? एक्साइज तो लगेगा नहीं, वैट सिर्फ लगेगा। अब ये क्या करेगी गवर्नमेंट? बोलती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देते हैं। कौन सी ड्यूटी? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। यानी कि इसको काउंटर करने के लिए एक्साइज और वैट को में जितना ड्यूटी लगता था उतना ही ड्यूटी इंपोर्ट पे लगा देते हैं, दैट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो वो 14 रुपए लगा देगी। इक्वलिटी आ गई या नहीं आ गई? यस। तो कस्टम ड्यूटी में एक तो इंपोर्ट ड्यूटी तो हर हालत में मिलता था, इंपोर्ट ड्यूटी हर हालत में लगता था, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी लगाते थे, और लगभग हर प्रोडक्ट में लगाते थे। अब मुझे एक बात बताइए, क्या एक्साइज का क्रेडिट मिलता था? यस के रूप में गवर्नमेंट देगी। यस। का क्रेडिट मिलता था। कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। जिस स्टेट का है वो स्टेट दे देगी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस एक्साइज का क्रेडिट मिल रहा है, इस वैट का क्रेडिट मिल रहा है, तो क्या इस 14 रुपए का क्रेडिट मिलना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। मिलना चाहिए। हाँ सर, मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ में गलत हो गया, ये वैट भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, तो इसका क्रेडिट भी कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब इस 14 रुपए का भी क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। ये 10 रुपए का क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा, करेक्ट है? यस सर। अब एक्साइज और वैट खत्म हो गया है, उसके जगह क्या आ गया है? जीएसटी आ गया है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री में यानी कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है 100 रुपए में और बिकता है, तो फिर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। इंडिया चाइना से इंपोर्ट होता है, 10 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लग गया, फिर भी 100 रुपया है। अब इसको इक्वालिटी करने के लिए यहां भी जीएसटी लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ सर, लगाना पड़ेगा। कौन सा जीएसटी लगता है? जीएसटी हर प्रोडक्ट पे लगता है। यस सर। इसीलिए आईजीएसटी इंपोर्ट पे लगता है, याद रखिएगा। समझ में आया? हाँ सर। क्या इस जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस 18 रुपए का मिलेगा। अब इस आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। आया? यस सर। तो ये कहानी हो गई। पूरा पुराना और नया मैंने सारा बता दिया आपको। और वीडियो जब आप दोबारा देखें तो ये सब लिख लीजिएगा। लिख लेंगे ना? हाँ सर। और वैसे तो किताब में हमने लिखा ही हुआ है, तो आपका काम हो जाएगा। अब चलिए।
तो कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे लगता है, एक्सपोर्ट पे नहीं लगता, और कंजम्पशन बेसिस है इसलिए इंपोर्ट पे लगता है। इसके बाद कौन सा है? एक्साइज। एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। कहां पर? फैक्ट्री। कहां फैक्ट्री लोकेटेड होनी चाहिए? इंडिया में। इन इंडिया। ठीक है, तो बाहर अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इंडिया का एक्साइज नहीं लगेगा। उसके जगह हम लोग कौन सा ड्यूटी लगा देते थे? बाहर से अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो उस पे एक्साइज लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम कौन सी ड्यूटी लगाते थे? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ओके ओके, काउंटर वेलिंग। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, यही तो लगाते थे, हाँ है ना? तो हाँ। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो इंडिया का एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा। इंडिया के बाहर मैन्युफैक्चर हुआ और इंपोर्ट हुआ तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देंगे। सही बात? यस सर। ये एक्साइज हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का बता रहे हैं आपको। क्या ये एक्साइज हर प्रोडक्ट पे लगता था? यस और नो? यस सर। मैन्युफैक्चरिंग। Manufactured in India is subjected to excise, yes or no? यस। All goods यस। except ह्यूमन लिकर। ह्यूमन alcoholic लिकर liquor for कंजम्पशन। alcoholic liquor for human ह्यूमन consumption। कंजम्पशन। और भी है ओपीएम, ये सब नार्कोटिक्स, ये सब भी है, वो अभी थोड़ी देर में करेंगे जब हम करेक्ट है। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे एक्साइज लगता था या नहीं लगता था? लगता था। कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। आज भी वैट लगता है। नहीं, आज भी एक्साइज लगता है। ठीक बात है या नहीं है? यस सर। आज भी स्टेट एक्साइज लगता है, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स थे उस पे सेंट्रल एक्साइज लगता था। यस। करेक्ट है? यस सर। और कौन सा है ड्यूटी बताइए, और कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स। ये सर्विस टैक्स कौन लेवाई करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लगा सकती थी? नहीं। तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। हर तरह के सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था, यस और नो? यस सर। एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव। नेगेटिव लिस्ट में अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगाते थे। करेक्ट है? यस सर। आज के डेट में जीएसटी में इसी नेगेटिव लिस्ट को हम लोग शेड्यूल 3 बोलते हैं। बराबर सर, करेक्ट। इसको हम लोग नो सप्लाई बोलते हैं। नो सप्लाई। सप्लाई नहीं हुआ तो जीएसटी का क्या काम? सही बात? यस सर। अब और कौन सा टैक्स लगता था? वैट। वैट यानी कि सेल्स टैक्स। यस। कौन लगाता था? ऑल स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इंट्रा है तो स्टेट गवर्नमेंट। इंटर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। सीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती थी। कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन कलेक्शन कौन करता था? स्टेट गवर्नमेंट। लेवाई ये करता था, कलेक्शन ये करता था। करेक्ट है? यस। जहाँ इंट्रा में हर एक स्टेट का अपना अपना एक्ट था या नहीं था? यस सर। हर एक स्टेट का अपना, महाराष्ट्र वैट, यूपी वैट, दिल्ली वैट, सब अपना अपना था। यस सर। उसी तरह से अपना अपना सबका जीएसटी आ गया। यस सर। तो ये जो जीएसटी है किसको रिप्लेस किया है? ये जीएसटी हर एक एसजीएसटी को रिप्लेस किया है। एसजीएसटी का यस वैट को रिप्लेस किया है, yes or no? वैट प्लस फॉर ऑल सर ना, ऑल इंडायरेक्ट टैक्सेस। नहीं, अभी तो स्टेट की बात कर रहे हैं। वैट है ना? स्टेट वैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय स्टेट जीएसटी। ये सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स, इसको किससे रिप्लेस किया दिया गया है? जीएसटी। सीजीएसटी ओके, सीजीएसटी। है ना? हमने आपको बताया था स्टेट जीएसटी कितने हैं, कितने एक्ट बने हुए हैं टोटल? 31। तो 35 है। है ना? हाँ। यस सर।
हाँ, इसीलिए बताया था। तो ये कहानी अब हमने और डिटेल में कर ली। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद और बताते हैं आपको। आपको मैंने ई बुक भेज दिया है, यस और नो? यस सर। मिल गया कि नहीं आपको? हाँ मिल गया सर, डाउनलोड कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया है। मैंने किया, मॉर्निंग किया आज। अच्छा, ठीक। तो ये यहाँ पर ये जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, ये सारा यहाँ लिखा हुआ है। तो एसजीएसटी 31 है सर ना? एसजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट 31 है सर ना? हाँ हाँ 31 है, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सब लिख दिया है। लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। और यहाँ पर हमने स्टार बना के लिख दिया, यहाँ पर आईटीसी ऑफ काउंटर विलिंग ड्यूटी वाज अवेलेबल। करेक्ट है? यस सर। एक्साइज लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग वेदर सेल्स टेक्स प्लेस और नॉट। यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो आपको एक्साइज लगेगा, चाहे फैक्ट्री से रिमूव हो या ना हो। मैं आपको यहाँ बता दूं क्या सिस्टम यहाँ पर क्या था, कि अगर आपकी फैक्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, और जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ लेवाई हो गया, क्या जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ वैसे ही गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती थी टैक्स? यस और नो? यस सर। नहीं, कैसे करेगी बताइए? फैक्ट्री के अंदर घुस के देखिए क्या क्या मैन्युफैक्चर हुआ है। तो वो कहती थी जिस दिन आप फैक्ट्री से रिमूव करेंगे, अप्रैल में हुआ है, तो जिस दिन आप फैक्ट्री से मई में रिमूव करते हैं तो मई में टैक्स दीजिए। सही बात है? यस करेक्ट है ना? तो ये है। अब मान लीजिए मैंने गुड्स फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया और फैक्ट्री के अंदर ही उसी गुड्स को यूज कर लिया, फैक्ट्री से मैं कभी रिमूव कर ही नहीं रहा हूं, तब भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं। कब लगेगी? देखिए, लगेगी। levied and collected by central government on manufacturing whether sales takes place or not. Okay. समझ में आया इसका मतलब? यस। सर्विस टैक्स levied and collected by central government on provision of services, इस पे भी आईटीसी मिलेगा, इस पे भी आईटीसी मिलेगा। लोकल levied and collected by that state government in which sales tax place, intra ITC is available। levied by central government and collected by that state government from which movement of goods commences। करेक्ट है? इसका yes, मैंने भी बताया था किस लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो करता है। यस और नो? यस सर। महाराष्ट्र से दिल्ली बिक रहा है तो दिल्ली वाला ये टैक्स किसको जाता था? महाराष्ट्र को जाता था, दिल्ली वाला नहीं देता था क्रेडिट। करेक्ट है? करेक्ट। यस सर। हाँ, याद करते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। याद करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, नहीं याद करेंगे तो लगेगा सर क्या बता रहे हैं आप। पोस्ट जीएसटी एरा, पोस्ट जीएसटी एरा, पोस्ट जीएसटी एरा में क्या है? कस्टम तो रहेगा वैसे का वैसा। यहाँ पर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी इज अवेलेबल। पहले काउंटर बिलिंग ड्यूटी था, अब काउंटर बिलिंग ड्यूटी की जगह क्या हो गया? आईजीएसटी हो गया। जीएसटी में इंट्रा स्टेट, करेक्ट है? यस सर। चलिए, सब में आईटीसी इज अवेलेबल। अब आइए, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन प्री जीएसटी एरा। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग 1, मैन्युफैक्चरर 2, और ये मैन्युफैक्चरर एक रॉ मटेरियल बनाता है, इसी रॉ मटेरियल को यूज करके ये मैन्युफैक्चरर कोई फिनिश गुड्स बनाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर किसको बेचता है? कंज्यूमर। ऐसे तो चलेगा। अब जब ये मैन्युफैक्चर करता है तो एक्साइज भी लगेगा। यस और नो? यस सर। अगर लोकल बेचता है तो वैट लग जाएगा, इंटर स्टेट बेचता है तो सीएसटी लग जाएगा। यस और नो? यस। पब्लिक करके लिखा हुआ है, दोनों कभी एक साथ नहीं लगता, याद रखिएगा। करेक्ट है? यस सर। देखिए, लगेगा कैसे? 100 रुपए पहले एक्साइज लग गया, 10 रुपए, कितना हो गया? 110। इसके बाद 10% मान लीजिए वैट है, वैट 11 रुपए, 121 रुपए। क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है इसमें? टैक्स ऑन टैक्स, कास्केडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस ये वैट है, ये एक्साइज है, तो वैट के कारण कास्केडिंग हो रहा है। यस। ये एक्साइज किसका, किस गवर्नमेंट का है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वैट किसका है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का है। अब देखिए, जीएसटी में क्या हुआ? 100 रुपया
सेल वैल्यू। अब CGST लगता है तो किस पे लगता है? 100 पे। 100 पे, मान लीजिए 5 रुपया लग गया। SGST लगता है तो किस पे लगता है? 100 पे लग। 100 पे ही लगेगा। कास्केडिंग हुआ? Yes. नहीं। नहीं हुआ ना? अच्छा, नहीं। 10 कर लीजिए, ये 10, ये 10, कितना हुआ? 120 120। यहाँ कास्केडिंग के कारण 1 रुपया बढ़ा या नहीं बढ़ा? Yes. बड़ा। तो सी, और पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती थी, उस ऊपर से जोड़ने के बाद वैट लगता था, तो वो सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया, कास्केडिंग ही खत्म हो गया, क्योंकि बेस वैल्यू हमेशा कितना है? 100 रुपया। 100 है। अब आप सोचिए, ये मैन्युफैक्चरर आया, अब इस मैन्युफैक्चरर 2 को इस एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। वो किसके साथ एडजस्ट कर सकता है? सेनवेट। एक्साइज के साथ। सेनवेट इज व्हाट? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, सेनवेट, वो एक्साइज तो सर्विस टैक्स भी हो सकता है। ठीक है। वैट का भी क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। CST लग जाता तो नहीं मिलता। CST का क्रेडिट नहीं मिलता। ओरिजिन प्रिंसिपल याद रखिएगा। कॉस्ट बढ़ गया। अब यहाँ देखिए, मैन्युफैक्चरर जब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा तो एक्साइज लगाएगा, वैट लगाएगा और या CST लगाएगा। सही बात है या नहीं है? यस सर। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर को एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाए तो क्या एडजस्ट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि एक्साइज तो एक्साइज के साथ ही एडजस्ट होगा। यस और नो? यस सर। कॉस्ट बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। बढ़ गया। तो ITC ऑफ एक्साइज नॉट अवेलेबल। इन वैट का क्रेडिट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मिलेगा। बेचेगा, वैट के साथ एडजस्ट कर देगा। यस और नो? यस सर। वैट और CST। लेकिन अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई किया तो CST का क्रेडिट नहीं मिलेगा। यस रिटेलर को। यस और नो? यस सर। अब आप सोचिए, ये पूरे इतने बड़े चेन में एक स्टेज आएगा जहां पर एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलेगा, यस। एक CST का क्रेडिट नहीं मिलता है, तो इन्फ्लेशन होगा या नहीं होगा? यस सर। आप अगर GST लेके आते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चीजों के दाम कम होंगे या महंगे होंगे? कम होने चाहिए। कम होने चाहिए। हुए? नहीं सर। बढ़े? बढ़े काफी। बहुत ज्यादा बढ़ गए। बताइए, एंटी प्रॉफिटिंग लॉ के बावजूद ये बढ़ गए। यस सर। और पूरे वर्ल्ड का ये एक्सपीरियंस है, जिस जिस कंट्री में GST आया है उस कंट्री में दाम बढ़े हैं। ठीक है। और दाम ये बोल के बढ़ाया गया क्या कि GST का रेट ज्यादा है इसलिए बढ़ गया, जबकि ऐसा था नहीं। आज आप सोच के देखिए, जो कंज्यूमर था वो एक्साइज का 10% और वैट का 10%, 20% टैक्स दे रहा था या नहीं दे रहा था? यस सर। ये तो एक्साइज वैसे रेट 16% होता था, वैट करीब करीब 12% होता था, तो 16-12 कितने होते हैं? 28। जब रिटेलर कंज्यूमर को बेचता था तो वो एक्साइज ये सब तो नहीं लगाता था, एक्साइज तो जुड़ा रहता था इसमें प्रोडक्ट में। यस और नो? यस सर। तो वो तो सिर्फ 12% लगाता था। यस और नो? यस सर। अब GST के जमाने में क्या होने लगा, कंज्यूमर पहले जब बिल मिलता था कंज्यूमर को तो उसको सिर्फ 12% नजर आता था। हाँ या ना? हाँ सर। GST में अब उसको कितना नजर आता है? 5, 12, 18, 28, 12 है ना? इतना नजर आता है। तो कंज्यूमर क्या बोलता है कि रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। रिटेलर क्या समझाता है, चीजों के दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्या बोलता होगा वो? कॉस्ट बढ़ गया। GST का पहले हम 12% में बेचते थे, अब 28% में बेच रहे हैं। एक आम जनता तो ऐसे ही सोचेगा ना। यस सर। आम जनता को आप समझा पाएंगे कभी भी? नहीं। वो तो इधर उधर से जो सुना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में जो उसको ज्ञान मिला वही ज्ञान सच्चा और प्योर है ना? यस सर। चलिए, तो आपको एक बात भी समझ में आ गई कि GST आने से चीजों के दाम कम होने चाहिए थे लेकिन बढ़ गए, और समझाने वाले समझा भी गए। सही बात? यस सर।
जीएसटी में क्या हुआ, सप्लायर 1 सप्लायर 2। अब जीएसटी एरा में कोई मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर नहीं है, हर कोई सप्लायर है। यस करेक्ट है? यस सर। सप्लायर 1 2 3 4 कर दिया। अब जब भी ये सप्लायर 1 सप्लायर 2 बेचेगा, या तो सी और एस लगाएगा या आई लगाएगा। यस सर। इसको क्रेडिट मिल जाएगा। Yes. फिर मतलब ये बहुत ज्यादा आसान सिस्टम हो गया है, नहीं हो गया? Yes. हाँ सर। तो जीएसटी आने से रो कौन रहा है? अरे बता दीजिए, कौन रो रहा है? जो टैक्स की चोरी करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, Yes, 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 sir. वही रो रहा है, Yes, sir. हाँ सर। और कोई नहीं रो रहा है, है ना? पहले Yes, सीएसटी में इतने सारे स्टैट्यूटरी फॉर्म्स ये सब थे, वो सारे फॉर्म खत्म हो गए या नहीं हो गए? यस सर। अब जीएसटी में एक ही चैलेंज ये है कि जीएसटी का वेबसाइट ठीक ढंग से काम कर जाए, और कोई चैलेंज तो है नहीं। Yes, sir. सही है. सही बात है या नहीं है? हाँ Yes. सर। तो यहाँ लाइट चली गई है, 1 मिनट में आता हूँ, मैं एक बार रिकॉर्डिंग भी पॉज करता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। सर्विस इंडस्ट्री का वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया था, ब्यूटी पार्लर सर्विस, रिटेलर से वो ब्यूटी पार्लर का जो सामान होता है, क्रीम वगैरह, वो खरीदती है। तो बताइए, रिटेलर वैट या सीएसटी लगा के देगा? यस Yes, सर। sir. क्या इस ब्यूटी पार्लर को वैट का क्रेडिट मिलेगा? नहीं। नहीं. मिल भी जाएगा तो लेकिन सर्विस टैक्स के साथ सर- एडजस्ट नहीं होगा। सही बात है या नहीं है? ये सही है. यस सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, Yes. वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं होगा। सही बात? नहीं होता. यस। Yes, sir. अब सोच के देखिए, सर्विस टैक्स 15% था और एग्जैक्ट 14.5% था। Yes. याद है आपको? उसके ऊपर हम्म। भी लगा देती थी वो गवर्नमेंट। अब आप अच्छा, सेस सब इंक्लूड करके 14.5% था। ये वैट जो क्रीम रूम में था, कम से कम 12% तो था ही, हाँ या ना? यस। इसका क्रेडिट इसको मिलता नहीं था। नहीं। अब आज के जमाने में अगर जीएसटी 18% लग रहा है, तो क्या ब्यूटी पार्लर के सर्विस में दाम कम होने चाहिए थे या बढ़ने चाहिए थे? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए. कम हुए नहीं। नहीं। तो सर्विस इंडस्ट्री में न दाम बढ़े न कम हुए। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या फीस अपनी कम की? नहीं। करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? चाहिए. Yes. नहीं सर। नहीं। नहीं. बताइए, गुड्स इंडस्ट्री में आपने हाँ बोल दिया कि दाम कम होने चाहिए थे, अपने ऊपर आया नहीं। नहीं होने चाहिए। हम लोग सब स्वार्थी हैं, क्या कहते हैं? स्वार्थी नहीं सर, क्लाइंट को सर्विस क्वालिटी देना चाहिए। हाँ, वही तो गुड्स में भी हो रहा था, वही गुड्स में भी हो रहा था। खैर, अब सप्लायर 1 सप्लायर 2, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्यूटी पार्लर की सर्विस हो, फोटोकॉपी हो, हम लोग हो, कंसल्टेंट हो, इनको सबको क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता? यस। बताइए। हाँ वन सर। नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? हाँ Yes, सर। एक ही वेबसाइट, कोई फॉर्म नहीं, रेट ऑफ जीएसटी ऑल इंडिया सेम हो गया। यस और नो? यस सर। हाँ, sir. अब इस पे भी बहुत आवाजें उठी, ये वन नेशन वन टैक्स है ही नहीं, जबकि है। अब देखिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल हमने लिख दिए हैं। प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड सेल्स ऑफ गुड्स इन प्री जीएसटी एरा। एक सप्लायर ऑफ गुड्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ऑडिट करवाता है या कोई कंसल्टेंसी लेता तो सर्विस टैक्स लगता था, यस। और वो गुड्स बेचता था तो वैट और सीएसटी लगता था। क्या ये सर्विस टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, इसका क्रेडिट क्लेम कर पाता था? नहीं। नहीं. इसका क्रेडिट मिल भी जाता था तो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। Yes. यस। अब
पॉसिबल है या नहीं है? Yes. पॉसिबल है। हाँ, तो ये सब इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आपको पुराने क्लाइंट अगर मिलते हैं तो आप समझ सके, और दूसरा जो स्टूडेंट्स है वो भी समझ सकें कि प्री और पोस्ट में क्या फर्क है। ये देखिए, अगर कंसल्टेंसी सर्विस है, हम लोग वाला गुड्स खरीदते थे, हम लोग बहुत सारे गुड्स खरीदते हैं या नहीं खरीदते, बताइए। Yes. उसका क्रेडिट हम लोग नहीं ले पाते थे क्योंकि सर्विस टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं होता था। अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? Yes, sir. चलिए, तो ये हो गया, ये तो हमने बता ही दिया था। तो दिस वी हैव डिस्कस। ये जो चीज है, ये वाला प्रैक्टिकल केसेस ऑफ प्री एंड पोस्ट जीएसटी ट्रांजैक्शन। प्री जीएसटी ट्रांजैक्शन में मैन्युफैक्चरर 1 ने मैंने अभी आपको बता ही दिया, एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए का लगाया, वैट 11, 121, करेक्ट है? Yes, sir. यहाँ वैल्यू 100 इस तरह से हमने, फिर मैन्युफैक्चरर 1 121 रुपए में इसको बेचा। नहीं, ये प्री जीएसटी एरा वैल्यू, अच्छा 2 एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल अलग है, ये वाला एग्जांपल अलग है। तो ये एग्जांपल 1 121, मैन्युफैक्चरर 2 दूसरा तरह से, वैल्यू 100, अपना वैल्यू एडिशन, मतलब 100 रुपए में कुछ खरीदता है तो 100, 200, 220, ये 242, कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं, ठीक है, ये एग्जांपल 2। अब ये वाला देखेंगे तो 120 हो गया, 1 रुपए का कास्केडिंग खत्म हो गया, यहाँ 2 रुपए का कास्केडिंग खत्म हो गया। सही बात है या नहीं है? Yes, sir. हम लोग किताब में लिखी हुई हर चीज बता देंगे ताकि आपको किताब समझ में आए। लास्ट क्लास में बता नहीं पाए थे, लेकिन यहाँ पर अब बता रहे हैं ताकि किताब खोले ना, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको लगे अरे मुझे समझना पड़ रहा है। अब ये देखिए, प्री इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो वैट नहीं लगेगा, क्या लगेगा वैट के बदले? CST. सीएसटी का रेट 4% हुआ करता था, इसीलिए 4% के बेसिस पे इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद तो वैट लगेगा ही लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, सीएसटी कंज्यूमर देता है या B2B सप्लाई में लगता है? Consumer. B2B. B2B इंटर स्टेट सप्लाई जब भी होगा B2B ही होता है, करेक्ट है? Yes. यस। इसके बाद भी वैट लगेगा, अपना वैल्यू एडिशन ये सब करके। Yes. यहां भी वही हालत है, और यहां देख लिए दाम कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? यहाँ पर वैट लगाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, 125 रुपए करीब आ जाएगा, ये 120 हो गया, तो दाम कम हुए या नहीं हुए? Yes, sir. 7 की जगह 240 हो रहा है। बहुत ज्यादा फर्क आना चाहिए था लेकिन आया नहीं। तो ट्रांजैक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड नॉन मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर जब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, ये सब हम लोग बता चुके हैं वो, और उस प्रैक्टिकली लिखा हुआ है। छोड़ दूं मैं इसको? Yes, sir. Yes. हाँ। अब हम लोग जो सेकंड चैप्टर कर रहे हैं आपके साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी के बारे में जितने भी चीजें बात लिखी हुई है वो सारा लिखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, न्यू बिगिनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था या नहीं हुआ था जीएसटी को लाने के लिए? Yes, sir. चलिए, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए मैं पीटी में दिखलाता हूँ, उसके बाद पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी, तो हम लोग ये जो आपको नजर आ रहा है पीपीटी में वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बताइए, कोई भी टैक्स लगाने के लिए कानून बनाना जरूरी है या नहीं है? Yes, sir. तो आप कानून बना के टैक्स लगा सकते हैं। Yes, sir. किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कानून बना के ही आप टैक्स लगा सकते हैं? 265. 265. क्या लिखा हुआ है? नो No टैक्स। tax can be collected and without the provision of law. फिर से पढ़िए, एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़िए। नो टैक्स कैन बी Levied or collected. levied and collected Okay, and collected. except Provision the authority. No? by authority of law। Yes. Authority. यही लिखा हुआ ना, एग्जैक्ट लैंग्वेज तो यही है। और अगर Yes. आप लॉ में एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, पंडित जी एग्जैक्ट मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं करेगा।
See. अब देखिए क्या लिखा हुआ है, लेवाइड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून क्या होता है बताइए? एक्ट एक्ट अच्छा एक्ट लिख दिया, और क्या होता है? Rules. कानून अगर बन गया तो इट इज द विल ऑफ पीपल। विल ऑफ पीपल मतलब ये लोगों की इच्छा थी कि सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगा के हमसे टैक्स ले। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो सरकार अगर कानून बनाती है तो ये मान लिया जाता है कि हमने कानून बनाया, डेमोक्रेसी है। तो 130 करोड़ जनता ने कानून बनाया कि सरकार हमारे ऊपर कानून बना के टैक्स ले सके। सही बात है या नहीं? यस। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठा था, उन्होंने मिलकर बनाया। जब Yes. कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि 130 करोड़ जनता कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी बातें लिखी हुई है, वी प्लेज कि ये जो भी बातें इसमें लिखी हुई है उसको हम लोग मानेंगे। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? यस हाँ यस। सर। और इसमें ये इसी में लिखा हुआ है कानून बनाने की जो प्रक्रिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो पार्लियामेंट में बनेगा। जब भी कानून बनेगा तो यस पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा है। यस स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट कानून बनाती है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही बनाएगी। यस यहाँ पर एमपीज है, यहाँ राज्यसभा में स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। यस और नो? यस तो कानून बनाने के लिए लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट साइन कर देगा। यस एमपी को चुन के हमने भेजा है। यस राज्यसभा में जो एमएलए गए हैं वो हमने भेजे हैं। यस एमएलए लोग मिलके, सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए गए हैं वो हमने चुन के भेजे हैं, यस और लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग राज्यसभा में भेज देते हैं। तो ये पूरा अगर आप देखेंगे सिस्टम, दिस इज बिल ऑफ द पीपल। अगर यहाँ पर कोई भी कानून बन जाता है, यस और नो? यस सर। ओके, तो अगर विल ऑफ द पीपल है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती कानून बनने से? नहीं। अरे बता दीजिए हाँ या ना। नहीं सर। नहीं सर। अगर होती है तो धरने पे बैठ जाए, सरकार सुनेगी और कानून बदल सकती है। यस और नो? यस सर। और ऐसा तकलीफ, डेमोक्रेसी है ना। मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आज 51% के वोट, 51% अगर किसी को वोट मिल गया तो वो एमपी एमएलए बन सकता है। यस Yes. इसका मतलब जब भी नाराज होगी 49% जनता को नाराज होने का हक है या नहीं है? यस सर। क्योंकि ये जब 51% लोगों के कारण कानून बना तो वो सब पे ऊपर थोपा जाता है। यस सर। 49% जनता अगर आवाज उठाती है, धरने पे बैठती है, तो कानून चेंज हो सकता है नहीं हो सकता है? नहीं सर। नहीं। अरे होता ही है ना, होता है, नहीं तो सरकार गिर जाती है। आज फार्मर्स बिल में कुछ कुछ गवर्नमेंट मान रही है ना, झुक रही है कि नहीं सरकार? हाँ सर। चेंज होता है, ऐसा नहीं है चेंज नहीं होता। अब आइए, कहानी मैं जो समझा रहा था आपको कि कानून जो बनाने की प्रक्रिया है वो ये है, करेक्ट है? अब आइए, लेवाइड एंड कलेक्टेड। लेवाइड का मतलब इम्पोर्ट्स। टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं हम लोग। किसी के Yes. बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, उसको आप प्लीज म्यूट कर ले। इसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट का मतलब कोई ऐसी घटना घटे, जैसी वो घटना घटेगी गवर्नमेंट को हक मिल जाएगा टैक्स मांगने का। हेलो, क्या बोल रहा हूं? गवर्नमेंट को हक मिल जाएगा टैक्स कलेक्ट करने का अगर लेवाई हुआ है तो। यस सर। तो मुझे एक बात बताइए, एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट क्या था? मैन्युफैक्चरिंग। Manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो गवर्नमेंट को हक मिल गया टैक्स मांगने का, बिके या ना बिके, हाँ या ना? यस सर। जीएसटी में कब गवर्नमेंट को हक मिलता है टैक्स मांगने का? ऑन सप्लाई। ऑन सप्लाई। तो सप्लाई इज ए टैक्सेबल इवेंट। सप्लाई इज ए टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट। याद रहेगा आपको? यस सर। सर्विस टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या था? Service provided. सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यस। वैट में टैक्सेबल इवेंट क्या था? सेल। Sale. अब मुझे एक बात बताइए, अभी पहले एक्साइज की बात करते हैं। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ, लेवाई हो गया या नहीं हो गया?
Yes. गवर्नमेंट को हक मिल जाएगा टैक्स मांगने का, Yes. Yes. या उसी वक्त मांगती है या थोड़ा लेट मांगती है? On removal of good. Removal of On goods. removal of goods. ऑन रिमूवल लेट मांगती है। Yes. अब आते हैं जीएसटी में। जीएसटी में डेली बेसिस पे आप सप्लाई करते हैं, क्या आप डेली बेसिस पे टैक्स जमा भी करते हैं गवर्नमेंट को? नहीं, Yes. अरे नहीं, आप डेली बेसिस पे सप्लाई कर रहे हैं, क्या डेली बेसिस पे आप टैक्स जमा भी करते हैं? नहीं. नहीं, कलेक्शन कब होता है? On sale means supply. अरे सप्लाई पे ही तो टैक्सेबल इवेंट है। कलेक्शन कब होता है? अप्रैल में अगर आपने सप्लाई किया है पूरा अप्रैल में, तो टैक्स कलेक्शन कब होगा? Next month. नेक्स्ट मंथ कितने तारीख को? 20th. 20th। समझ में आ रहा है? तो कलेक्शन इज ऑलवेज पोस्टपोन्ड, कलेक्शन हमेशा। Postponed. अब मुझे दूसरी बात बताइए, अगर लेवाई हो गया और गवर्नमेंट चाहती है नहीं नहीं छोड़ दो हम टैक्स नहीं लेंगे, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? Yes. अगर मैंने सप्लाई किया तो टैक्स मांगूंगा, यस और नो? Yes. लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं 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 मांगते, कलेक्शन छोड़ देती है। कैसे? Exempt income. एग्जाम सप्लाई। Exempt. अगर सप्लाई ही नहीं हुआ तो लिवाई नहीं होगा. लेवाई नहीं होगा। शेड्यूल 3। Yes. तो जब लेवाई नहीं होगा तो क्या जीएसटी का एक्ट में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? नहीं सर. नहीं, तो जरूरी नहीं है। आ रहा है समझ में? Yes sir. पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन Yes. एक्ट के साथ रिलेट कर रहे हैं, और बहुत सारा चीज हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ते वक्त ही बता रहे हैं, ताकि वहां जाए स्मूथ हो जाए। कनेक्शन करना जरूरी है ना। आप सोच Yes. के, मेमोरी क्या होता है, आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ है, करेक्ट? अब आपके दिमाग में मान लीजिए ऑलरेडी कुछ है, तो मैं क्या करता हूं, आपके दिमाग में ऑलरेडी जो कुछ है उसका एक हुक निकालता हूं और एक नया नॉलेज को इस हुक के साथ अटैच कर देता हूं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes. तो क्या होगा, वो तुरंत आपके दिमाग में जाता जाएगा। हुक अगर हुक नहीं बना तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा। Yes sir. ठीक है? और Yes, sir. आप यकीन मानिए कि मुझे पता होता है जो भी मेरे ऑडियंस उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, तो मेरे लिए आसान होता है। टीचिंग का एक्सपीरियंस से यही फायदा तो है। अब आइए, मैं फिर से शेड्यूल 3, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको, Yes sir. इसके लिए अब मैं बता रहा हूं तो हुक लग गया। Yes. एग्जाम सप्लाई के बारे में आपको पहले से पता था, Yes sir. तो टैक्स नहीं लगता। तो मुझे तो Yes, sir. लेवाई एंड कलेक्शन का में डिफरेंस बताना। अब देखिए क्या हो रहा है। तो लेवाई अगर है तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करके रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो छोड़ सकती है। कैसे छोड़ती है? Because of exempt Exempt. supply. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक वर्ड डिफाइन किया जिसको हम लोग कहते हैं टैक्सेबल सप्लाई। ठीक बात? Yes. तो हम लोग करेंगे, इसको करेंगे। मुझे एक बात बताइए, जीएसटी में किस प्रोडक्ट पे लेवाई नहीं होता है? Alcoholic liquor. Liquor, petrol. फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और दूसरा Petroleum product. 5 petroleum product. पेट्रोल। लेवाई का जो सेक्शन है जीएसटी में वो सेक्शन 9 है। Yes. 9(1). 9 सबसेक्शन 1 पूरा One. 9 है, लेकिन मेन सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 है। ये सीजीएसटी एक्ट में, और आईजीएसटी एक्ट में Section 6. 5 है। Okay. 5. इन सेक्शंस में लिखा हुआ 9(1) और 5(1) में कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सही बात है? Yes sir. क्यों लिखा हुआ अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसमें भी पता लग जाएगा। क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लेवाई हो सकता है? Yes sir. yes. क्या सेक्शन 9 में लिखा हुआ है? हाँ sir. नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 तो में लिखा है. और To be 5 notified. 2 में लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कोई लेवाई नहीं। क्या आया? Yes, sir. क्या एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे लेवाई हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं sir. अरे अभी बताया, लेवाई तो होगा। Okay. लिवाई होगा. Okay sir. लेवा होगा लेकिन exempt होगा। अरे Okay. आया, हाँ sir. लेवाई होगा लेकिन कलेक्शन नहीं नहीं होगा। होगा. करेक्ट है?
यस सर। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो कलेक्शन दो कारण से, कलेक्शन सबसे पहले कि पोस्टपोन हो सकता है और एग्जाम सप्लाई के कारण भी लगेगा ही नहीं। आया? यस सर। तो मैं आपको एक्साइज का एक वाक्य सुना देता हूं आपको, ताकि और क्लैरिटी आए। हम लोग जीएसटी में भी इसको कहीं यूज करेंगे। एक्साइज में लेवाई कब होता है? मैन्युफैक्चरिंग कलेक्शन ऑन रिमूवल ऑफ गुड। रिमूवल ऑफ गुड्स। जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग हुआ है 11 अक्टूबर को, रिमूवल हुआ है 15 अक्टूबर को, करेक्ट है? यस। जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उस दिन रेट 18% था, जिस दिन रिमूव हो रहा है उस दिन रेट 0% है। बताइए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी? नहीं। बताइए। करेगी सर। हर हालत में करेगी। जैसे ही लेवाई हो गया, हाँ हो गया। रिमूवल तो कलेक्शन तो सिंपल एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। समझ में आ रहा है? यस सर। रिमूवल इज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज। वो तो कलेक्शन आसान करने के लिए पोस्टपोन किया गया है। हमने आपको बताया अगर लेवाई हो गया तो कलेक्शन होके रहेगा। यस सर। अब आप सोचिए अप्रैल महीने में आप सप्लाई करते रहे पूरे अप्रैल में, करेक्ट? यस सर। और जब पे कर रहे हैं तो मई में कर रहे हैं। यहां पर 18% था, जिस दिन 3B जमा करवा रहे हैं वहां 0% हो गया। बताइए जीएसटी जमा होगा या नहीं होगा? होगा सर। हर हालत में करना पड़ेगा, क्योंकि लेवाई के समय जो रेट है वही लगता है। यस सर। तो लेवाई का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। यस सर। करेक्ट? यस अब सर। आप मुझे बताइए इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लेवाई डेली बेसिस पे होता है? नहीं। बोलिए। यस डेली बेसिस। डेली बेसिस पे पल सप्लाई करते हैं या नहीं करते? यस। आज अगर रेट नोटिफिकेशन आ जाता है और इस रेट नोटिफिकेशन में 11 अक्टूबर से बोलता रेट 18% हो गया, पहले ये 12% था, तो आप 1 से लेकर 10 तक जितने भी सप्लाई करेंगे वो किस रेट से सप्लाई करेंगे? 12%। और उसके बाद 18। समझ में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स में आपको डेली बेसिस पे अपडेट रहना पड़ता है। यस। इनकम टैक्स में तो लेवाई एक ही बार होता है। यस सर। यहां से लेकर यहां तक जितना भी पैसा कमाए उसका ऑलरेडी बजट आ चुका है, आपको पता होता है। यस और नो? यस सर। इस फाइनेंशियल ईयर 1 है मान लीजिए, तो फाइनेंशियल ईयर 1 के शुरू होने से पहले ही यहाँ पर बजट आ जाता है आपको। यस। और यहाँ पर जो भी आप पैसा कमाएंगे उसका टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में देना है। यस और नो? यस। तो आपको पैसा कमाने से पहले रेट पता होता है कि 10% है या 18% है या 15% है। स्लैब रेट क्या पता होता है। यस। और असेसमेंट ईयर में इस बेसिस पे आप टैक्स जमा करवा देते हैं रिटर्न फाइलिंग करते समय। यस और नो? इनडायरेक्ट टैक्स में डेली बेसिस। कल सो के उठे पता लगा रेट चेंज हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। तो रेट नोटिफिकेशन तो कम से कम गवर्नमेंट को 1-2 दिन पहले लेके आना चाहिए। यस सर। लेकिन ऐसा करती है गवर्नमेंट? नहीं सर। अचानक से पता लगता है रेट चेंज हो गया। अरे यस सर। गैजेट से 11 बजे पता लगता है रेट चेंज हो गया है, 11 बजे से पहले आपने इतना सारा सप्लाई कर दिया कम रेट पे। प्रॉब्लम है या नहीं है? यस सर। ये प्रॉब्लम है। और बता देता हूँ जो भी डेट है, मान लीजिए 12 जून डेट है, तो टाइम जो है वो 12 जून का वो 12 बजे से पहले, 12 बजे जैसे ही शुरू होगा ना वैसे ही 12 तारीख शुरू हो जाता है। सही बात है या नहीं है? यस सर। अब वेबसाइट के थ्रू कोई सामान बेच रहे हैं, अमेजन के थ्रू बेच रहे हैं, रेट चेंज नहीं किया, गड़बड़ा जाएगा मामला। यस। हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आ गया ये तो हमने जो ये देखिए, नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। और लिखा हुआ, हमने एंड बोल दिया था।
or collected except by the authority of law. ठीक है? Yes. नो लेवाई नो कलेक्शन. No अगर collection. लेवाई नहीं हुआ तो कलेक्शन पॉसिबल है? नहीं सर. नहीं. Schedule 3. उसमें लेवाई नहीं होता. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन No. नहीं लेवा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स Yes. नहीं. फिलहाल नहीं, but Subject to notification. हाँ वो तो बाद में चेंज होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं है ना. नहीं सर. और भी बहुत सारे गुड्स नहीं है, सर्विसेज नहीं है तो भी लेवाई नहीं है. ऐसा ट्रांजैक्शन जो गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है तो उस पर भी लेवाई नहीं हो सकता. यस और नो? Yes sir. आपने कैश ट्रांजैक्शन किया है, 100 रुपए का खुला मांगा, क्या लेवाई होगा? नहीं होगा. ना गुड्स है ना सर्विसेज है. तो ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके. बट इफ देयर इज ए लेवाई, कलेक्शन इज बाउंड टू हैपन अनलेस एग्जेम्प्टेड. Exempted. करेक्ट है? Yes sir. ये किताब ये हमने किताब में भी लिखा हुआ है. ठीक है? तो हर चीज में किताब लिखी हुई. ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी वेबसाइट में अपलोडेड है. ठीक बात कर लिया होगा आप लोगों ने? हेलो Yes sir. हाँ yes sir. कौन सा वाला वेबसाइट से? थोड़ा सा पीपीटी और अपडेट हो जाएगा तो अपडेटेड पीपीटी अपलोड कर. सर पीपीटी कहाँ मिलेगा सर? वही taxbykk.com में जाओगे तो फ्री का एक बटन लिखा हुआ है, फ्री बटन. ओके उसमें मिलेगा. ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके बाद State government. क्या ये दोनों गवर्नमेंट हर तरह का टैक्स लगा सकती है? Yes sir. कहने का मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लगाती है तो स्टेट गवर्नमेंट मैं भी लगाऊंगा? नहीं. नहीं. पॉसिबल नहीं. नहीं. तो देयर इज ए बाइफर्केशन ऑफ पावर. Yes sir. ये बाइफर्केशन ऑफ पावर किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 246. शेड्यूल Schedule 7. 7 में लिखा हुआ है. और उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि कौन सी गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगा सकती है. सही बात है या नहीं? Yes sir. कितने लिस्ट बनाए हुए हैं? 3 list. कौन कौन से? Union list, यूनियन लिस्ट, state list, concurrent स्टेट लिस्ट, and concurrent. लिस्ट. स्टाम्प ड्यूटी ये यूनियन है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट. ये लिस्ट 2 है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट. और कंकरेंट यानी कि Both. स्टेट और सेंटर दोनों हो सकती है, लेकिन अगर सेंटर बना लेती है तो फिर स्टेट का कानून खत्म हो जाता है. करेक्ट? Yes sir. और इसमें कई सारे एंट्रीज नंबर लिखी हुई, इसमें एंट्रीज नंबर लिखी हुई है, इसमें भी एंट्रीज नंबर लिखी हुई है. बराबर. Yes sir. मुझे बताइए यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है या स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल है? Central government. Central government. सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है. कैसे पता लगता है? बहुत सारी चीजें हैं पता लगाने के लिए. एक और चीज है, ये यूनियन लिस्ट में एक आखिरी लिस्ट है एंट्री नंबर 97. 97. Correct. लोग रेसिडुअल बोलते हैं. Yes sir. मतलब रेसिडुअल किस कहाँ है? यूनियन. जहां कुछ बच गया किसके पास पावर पहुंच गया? Central government. Central. पावरफुल कौन हो गया? Central government. सेंट्रल गवर्नमेंट. और भी बहुत सारी चीजें. स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी को खत्म कर सकती है, इमरजेंसी लगा सकती है. यस और नो? Yes sir. तो ये सब प्रोविजन को पढ़ते हुए लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मोस्ट पावरफुल. स्टेट को 2 पार्ट में तोड़ सकती है, हाँ या ना? Yes sir. तो पावरफुल है या नहीं है? हाँ sir. इसको याद रखिएगा, आगे यूज करेंगे हम लोग. अब देखिए, एक्साइज लगाने का, एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर यूनियन सेंट्रल के पास है या स्टेट के पास है?
ये दोनों के पास है। दोनों के पास है, लेकिन लाखों तरह के प्रोडक्ट में सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो स्टेट के पास है। लिकर। लिकर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यस सर। बाकी जितने भी प्रोडक्ट है सेंट्रल। वो सेंटर के पास है। सही बात है या नहीं? यस सर। तो ये किस एंट्री नंबर में लिखा होगा? एंट्री नंबर 84। देखिए ये 84 में, अब पढ़ें एक बार 84। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, नेमली पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इसको हम लोग कहते हैं 5 तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। करेक्ट है? एंड टेबेको प्रोडक्ट्स। तो सेंटर एक्साइज किसके किसके ऊपर लगता है? इन सब पे लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगता है और टेबेको एंड टेबेको प्रोडक्ट्स पे लगता है, यानी गुटखा वगैरह ये सब पे। सही बात सर। अब मुझे एक बात बताइए आप, ये स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 51, ये सब एंट्रीज याद कर लीजिएगा। हाँ सर। एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम एंड नार्कोटिक्स। करेक्ट है? यस सर। अब मुझे एक बात बताइएगा, इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे एक्साइज लगाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल अल्कोहल सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या पिया जा सकता है? नहीं। वो अल्कोहल जो पिया जा सकता है उसी के ऊपर स्टेट एक्साइज लगेगा। यस सर। लिखा हुआ ह्यूमन कंजम्पशन। यस सर। ओपियम और नार्कोटिक्स तो ड्रग्स हो गए। यस सर। इसके पौधे उगते हैं। यस। कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो ये मेडिसिन में यूज होता है। यस, ड्रग्स। मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करते हैं तो किसके पास पावर है एक्साइज लगाने का? स्टेट गवर्नमेंट। फिर से पूछ रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, मैं ओपियम और नार्कोटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। ओपियम और नार्कोटिक्स को यूज करके मैं मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, बताइए किसके पास पावर है एक्साइज लगाने का? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी के पास नहीं है। अब तो जीएसटी लगता है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और टेबेको एंड टेबेको प्रोडक्ट्स पे क्या लगता है? सेंटर एक्साइज। इनके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स है उस पे क्या लगेगा? जीएसटी। मैंने अब क्या कहा आपको? यस करेक्ट सर। ओपियम और नार्कोटिक्स को यूज करके मैं मेडिसिन बना रहा हूं, तो एक सेंटर एक्साइज या स्टेट एक्साइज या दोनों नहीं? दोनों नहीं सर। दोनों नहीं। क्या लगेगा? जीएसटी। जीएसटी लगेगा। अरे आया? यस सर। क्या आप जीएसटी में लिखना पड़ेगा? जीएसटी के कानून में हाँ सर। क्या लिखना पड़ेगा? अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट किया हुआ भैया, अमेंडमेंट तो किया ही हुआ है। सेक्शन 9 में, अभी तो हम लोग वही पढ़ के आ रहे हैं। सेक्शन 9 का सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन है, उसमें क्या लिखना पड़ेगा कि सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ह्यूमन लिकर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नार्कोटिक्स लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? यस सर। नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? टैक्स चार्जेबल हो गया। चार्जेबल हो गया। इस पे भी जीएसटी लगने लगेगा। यस सर। इसीलिए लिखना पड़ा। यस सर। और क्या लिखना पड़ेगा? हाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में लिखना पड़ेगा। यस सर। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के बारे में लिखा हुआ है। 9(2) में क्या लिखा हुआ है? ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। अरे आया? आवाज आ रही है? हाँ सर। आ रही। अब मुझे एक बात बताइए, अब मैंने बोल दिया 9(1) में इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक बात? यस सर। 9(2) में इनके बारे में लिखा हुआ है। तो टेबेको एंड टेबेको प्रोडक्ट्स यानी कि गुटखा के ऊपर
एक्साइज लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा सर। लगेगा। हाँ सर। जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? जीएसटी लगेगा। लगेगा, लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि स्पेसिफाई किया है एंट्री 84 में। नहीं, एंट्री 84 से तो एक्साइज लग गया। हाँ, जीएसटी जीएसटी लगेगा, इसमें मेंशन नहीं किया 91 में। 9 में 92 में टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडेड नहीं है। हाँ बराबर, वही मेंशन नहीं किया है। सिर्फ यही दो प्रोडक्ट एक्सक्लूडेड है, तो इस पे जीएसटी भी लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? ये लगेगा सर। तो आज के डेट में टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे एक्साइज और जीएसटी दोनों लगता है। बराबर सर। कोई क्लाइंट है आपका टोबैको प्रोडक्ट्स का? आपका किसी का भी? चलिए, तो ये इसको आप, और ये टोबैको एंड टोबैको पिछले साल से ही उन्होंने एक्साइज लगाना शुरू किया, जीएसटी तो पहले से लगता था। अब आगे आते हैं 92A। क्या लिखा हुआ है ये? टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट सेल्स ऑफ गुड्स। कौन सा एक्ट बनाया गया? 246 सीएसटी, जीएसटी, सॉरी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ओके ओके, पहला सेंट्रल सेल्स टैक्स का कानून बनाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल सेंटर या स्टेट? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर के पास है। कलेक्शन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कानून में लिखा हुआ कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अब आते हैं आगे। अब देखिए, ये 54 पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? टैक्सेस ऑन सेल ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, यानी कि वो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए। फिर अल्कलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये छठा हो गया। बट नॉट इंक्लूडिंग सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स और सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉमर्स ऑफ सच गुड्स। अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, पेट्रोल, अगर पेट्रोल ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं ये वाला, तो इसके ऊपर एक्साइज लगाने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट। फिर से बोल रहा हूं, ये अगर मैन्युफैक्चर होता है तो इसके ऊपर एक्साइज लगाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, तो जैसे ही मैन्युफैक्चर हुआ या ये बना, मोटर स्प्रिट, पेट्रोल, नेचुरल गैस, तो इस पे एक सेंट्रल एक्साइज लग जाएगा। अब जब ये Yes, sir. बिकेगा तो इसके ऊपर वैट लगाने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। किसके पास है? स्टेट स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अब आप देखिए क्या हो रहा है। पेट्रोल के ऊपर कितने तरह के टैक्स लगते हैं बताएंगे आप? सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज। तो 100 रुपए और मान VAT। लीजिए पेट्रोल मैन्युफैक्चर हुआ, 10 रुपया सेंट्रल एक्साइज लग गया, 110। फिर वैट लगेगा, 10% कितना हुआ? 11 रुपये। कितना हो गया? 121 रुपये। आया समझ में? अरे बोल दीजिए। यस हाँ सर। हाँ, अब आइए अल्कालिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बताइए, इसके ऊपर एक्साइज लगाने का पावर किसके पास है? स्टेट। स्टेट। ये बिकेगा तो वैट। वैट। कौन सा? स्टेट वैट। स्टेट वैट। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का सारा रेवेन्यू एक्साइज और वैट का किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास। और पेट्रोल का एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट और वैट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। अब मुझे एक और बात बताइए, अगर मैं पेट्रोल एक्सपोर्ट करता हूं तो क्या स्टेट को वो टैक्स मिलेगा वैट का? पेट्रोल मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो उस स्टेट को टैक्स मिलेगा वैट का? यस और नो? नहीं। नहीं मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, बट नॉट इंक्लूडिंग सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉमर्स ऑफ सच गुड्स। लिखा हुआ है ना? हाँ सर। हाँ, अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई करता हूं तो कौन से गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेवाई करेगी। कलेक्शन कौन सी गवर्नमेंट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट।
कलेक्शन कौन सी गवर्नमेंट करेगी? स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट तो बहुत है। जहाँ 32 से जो बेच सेल कर रहे हो। जहां से गुड्स का मूवमेंट हो रहा है पहली बार, यस है ना, ओरिजिन चलता है ना। Yes. ओरिजिन प्रिंसिपल। हाँ, तो ये सब याद रखिएगा। हमने कौन कौन सी एंट्री कर ली सेंटर की बताएंगे? 84 84 और यहाँ पे 51 स्टेट में 92A 92 और स्टेट का कौन कौन सा कर लिया? 51 51 51 और 54 54 54 54। ठीक बात। और तो यस सर। बाकी सब तो हटा दिया गया। एक आखिरी है एंट्री नंबर 62, वो कर लेते हैं। बताइए क्या लिखा हुआ है? अच्छा, मुझे इसको पढ़ने से पहले मुझे एक बात बताइए, जितना भी तरह का सेंटर टैक्स लगाती थी, प्राइस और सर्विस टैक्स, सब हो गया है, हाँ या ना? सर अब इसके बदले क्या लगता है? जीएसटी सीजीएसटी। स्टेट जितना भी तरह का वैट लगाती थी या सीएसटी लगता था, ये भी खत्म हो गया है। यस सर। अब क्या लगता है? जीएसटी। जीएसटी। करेक्ट है। यस टैक्स खत्म हुआ है, याद रखिएगा, जो टैक्स खत्म हुआ है वो सेंटर का और स्टेट का टैक्स खत्म हुआ है। बराबर सर। यस और नो? यस सर। अब देखिए क्या हुआ, गवर्नमेंट, अच्छा तो बताइए, स्टाम्प ड्यूटी खत्म हो गया है जो लैंड रेवेन्यू के रूप में? नहीं लैंड, सर। नहीं नहीं। ये तो है। यस तो बिल्डिंग के सेल परचेज पे क्या जीएसटी लगता है? यस सर। यस लगता है। अंडर कंस्ट्रक्शन पे लगता है और स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है, नहीं लगता? यस सर। ये स्टाम्प ड्यूटी कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास। एक लगता है एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी म्युनिसिपैलिटी और पंचायत है वो लगाती है। यस सर। किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, उसको प्लीज। लोकल बॉडी टैक्स। हाँ, बर्तन का आवाज आ रहा है, देखिए आप, सुनिए आप। टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट्स एंड अम्यूजमेंट्स, सिनेमा हॉल्स, जो अम्यूजमेंट पार्क है झूले वाले, टू द एक्सटेंट लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय पंचायत और म्युनिसिपैलिटी और रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आया? बताइए, सिनेमा हॉल में एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है या नहीं लगता? ये खत्म नहीं हुआ है, खत्म सिर्फ सेंटर और स्टेट का टैक्स हुआ है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जो टैक्स लगाई वो खत्म नहीं हुआ। तो एंटरटेनमेंट टैक्स बताइए लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लग जाएगा, लग जाएगा। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और फिर गुजरात में, इन दो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम एंटरटेनमेंट टैक्स लगाएंगे। इस सिनेमा हॉल के ऊपर, टिकट प्राइस के ऊपर जीएसटी लगता है नहीं लगता? लगता है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता था और जीएसटी भी लगता था। तो सिनेमा हॉल वालों ने हड़ताल कर दिया, हड़ताल कर दिया, तो दे वर फोर्स्ड टू रिमूव एंटरटेनमेंट टैक्स इन गुड़गांव एंड इन गुजरात। आया समझ में? हाँ सर। कानून तो बना, लेकिन धरना देने से कानून वापस भी हो सकता है ना? हाँ सर। ये हुआ था। अब आप सोच के देखिए, ये अब मैं जो बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। दो ऐसे सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी और बाकी पुराना टैक्स लग सकता है, कौन कौन सा? क्या सर? दो ऐसे सप्लाई हैं, टू सच सप्लाईज ऑन विच बोथ ओल्ड टैक्स एंड जीएसटी कैन बी लेवाइड। कौन से वो दो सप्लाई हैं? कंजम्पशन। हाँ जी? अल्कोहल। नहीं, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको प्रोडक्ट। दूसरा
अल्कोहलिक लिकर। नहीं नहीं, ये वाला एंटरटेनमेंट। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ओके लग सकता है, लग सकता है, लग रहा है या नहीं बोला, लग सकता है। ओके, हाँ ओके ओके, यस सर, टेबेको एंड टेबेको प्रोडक्ट्स पे तो लग रहा है, यस करेक्ट सर, एक्साइज एंड, सिनेमा हॉल पे सिर्फ जीएसटी लग रहा है। यस यस, आया? हाँ सर, तो हाँ, याद रखिएगा ये सब चीज, और जो भी बता रहा हूँ उसको गूगल भी कीजिए आप, अभी नहीं, बाद में। अब ये हमने सारा लिख दिया है। अल्कालिक लिकर, अब आपको बताना है अल्कालिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या लगा सकती है? एक्साइज, एक्साइज एंड वैट, Right. वैट। यस और सर, इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करेगी, लेकिन कलेक्शन खुद भी यही करेगी, करेक्ट है? पेट्रोलियम, क्रूड, एविएशन, 5 नेचुरल प्रोडक्ट पे बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाएगी? एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। और Yes. अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो सीएसटी, सर एंट्री नंबर लिख दिया है ताकि आप याद कर सके। और अगर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल, लोकल सेल VAT. वैट। Right. टेबेको एंड टेबेको प्रोडक्ट्स पे बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगा सकती है? सेंट्रल एक्साइज एंड जीएसटी, एंड जीएसटी। कौन सा जीएसटी? जीएसटी, जीएसटी। ये आर्टिकल 246 ए से आया है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट GST. जीएसटी, एसजीएसटी। वैट लगा पाएगी? नहीं सर, नहीं लगा पाएगी। अदर गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंटरटेनमेंट हमने यहां लिखा हुआ है, इसको मैं अगर ऊपर कर देता हूं फिर अदर लिखता हूं तो अच्छा होता। मैं पहले एंटरटेनमेंट पढ़ता हूं। एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट्स बताइए, एंटरटेनमेंट टैक्स लग सकता है? हाँ सर, अरे सेंटर द्वारा नहीं. सिर्फ जीएसटी लगेगा। यस, GST. लोकल अथॉरिटी शैल आल्सो हैव पावर टू लेवाई एंटरटेनमेंट टैक्स। एंट्री नंबर Yes. 6 लेकिन लगाती है या नहीं लगाती है? नहीं. फिलहाल नहीं लगा रही है, बाकी जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं इन सब के अलावा सिर्फ जीएसटी लगता है, यस सर, करेक्ट है? यस सर, अब आप समझिए इस चीज को। अब मैं आपको कुछ एक चीज और बता दूं। यहाँ भी उसी तरह से लिख दिया है, अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज प्लस स्टेट वैट, पेट्रोल पे सेंट्रल एक्साइज स्टेट वैट, टेबेको पे सेंट्रल एक्साइज प्लस जीएसटी, एंटरटेनमेंट पे टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी प्लस जीएसटी, अदर गुड्स और सर्विसेज पे सिर्फ जीएसटी। याद रहेगा? यस सर, चेंज इन कॉन्सेप्ट ऑफ लेवाई, एक्साइज, लेवाई इन आइडेंटिटी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, वैट ऑन सेल ऑफ गुड्स इनसाइड द स्टेट, और यहाँ सीएसटी ऑन इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स, तो वो लेवाई लिखा हुआ, करेक्ट है? यस सर, जो टैक्स गायब हो गए हैं एक्साइज वाले, सारे बहुत सारे टैक्स एक्साइज में अलग अलग नाम से, वो सारे गायब हो गए। सब्ज्यूम्ड बोलते हैं इसको, सब्ज्यूम्ड बोलते हैं कि जीएसटी के अंदर समा गए। तो ये सारे इतने सारे टैक्स हैं, ये सेंटर द्वारा लगाए गए इतने सारे टैक्स, स्टेट द्वारा लगाए गए इतने सारे टैक्स, सब खत्म हो गए, करेक्ट है? हाँ ना बोलना बहुत जरूरी है। हाँ सर, हाँ, मुझे पता ही लगेगा नहीं तो। अब आगे आर्टिकल 246 ए करते हैं, लेकिन इसको करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। कितने लिस्ट हैं? 3 लिस्ट, 1 2 3, ये यूनियन है, ये स्टेट है, ये कंकरेंट, कंकरेंट। मुझे एक बात बताइए, जीएसटी इन लिस्ट में लिखा हुआ है? नहीं, नहीं लिखा हुआ। आर्टिकल 97 में रेसिडुअल है? यस, एंट्री नंबर सर, एंट्री नंबर 97, स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 54 था। यस सर, यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स के ऊपर स्टेट वैट लगता था, करेक्ट है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट
इस एंट्री नंबर 97 को यूज करके गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लेके आ सकती थी या नहीं लेके आ सकती थी? नहीं सर, नहीं लेके आ सकती। क्यों नहीं लेके आ सकती थी? because it is a common for both center and state. आप देखिए, लॉ का बात कीजिए, बाकी और बात मत कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास सेल ऑफ गुड्स का पावर था। Yes sir. Yes. एंट्री नंबर 97 रेजिडुअल था। Yes sir. मैं ये कह रहा हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज यानी कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट इस एंट्री नंबर 97 को यूज करके जीएसटी ला सकती थी या नहीं ला सकती थी? आपने कहा नहीं ला सकती थी। ला सकती थी। कारण क्यों नहीं ला सकती? ना नहीं ला सकती थी, कारण क्या है? Because you are also subsidizing the state government tax also. देखो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर था सेल ऑफ गुड्स का। Yes. ठीक है, अब या तो स्टेट गवर्नमेंट ये कंसेंट देती, एंट्री नंबर 54 को डिलीट किया जाता, Yes. तब ये इस यूज करके एक जीएसटी आ जाता, जीएसटी का कानून, Yes. और 1 जीएसटी लगता, Yes. जिसको हम लोग नेशनल जीएसटी बोलते हैं। Yes. तो ये क्या करती? नेशनल जीएसटी यानी कि सिर्फ सीजीएसटी लगता। Yes. सी भी वर्ड नहीं होता, क्योंकि एस नहीं होता, तो Yes. सही बात है या नहीं है? Yes sir. बराबर। पूरे इंडिया में कुछ भी सप्लाई होगा, सारा टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा होगा? Central government. सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर देती, Yes. और सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करने के बाद सिर्फ सभी स्टेट गवर्नमेंट को बांट देती। Yes. अभी जैसे आईजीएसटी बांट रही है, वैसे जीएसटी बांट देती। यस और नो? Yes. Yes sir. क्या स्टेट एग्री हो गए? नहीं sir. नहीं, तो ऑब्वियसली इसीलिए नेशनल जीएसटी नहीं है। करेक्ट है। Yes sir. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या जीएसटी कभी भी लग सकता है? नहीं sir. क्योंकि उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। Yes sir. देखिए, किसी के अभी ऊपर से कुछ निकल रहा है। अरे प्लीज, आप, मुझे सुनाई दे रहा है, आपको नहीं सुनाई दे रहा है? क्या हो रहा है? म्यूट कर लीजिए, है ना, और जवाब वो दें जिनके बैकग्राउंड में आवाज नहीं है, और कुछ कर भी नहीं सकते, आवाज तो होगी। अब आगे, हाँ, अब देखिए, अब लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एग्री नहीं हुआ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बताइए, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी लगा सकती है? यस और नो? सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एक्साइज और वैट लगाती है। Yes sir. इसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लग सकता, Yes sir. तो स्टेट गवर्नमेंट एग्री नहीं हो रही थी। Yes. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे क्या एग्रीमेंट हुआ है? On recommendation of GST Council. कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल ला सकते हैं। इस पे जीएसटी लगा सकती है, एक्साइज और वैट खत्म हो जाएगा। Yes sir. और जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगी तो इसके ऊपर जीएसटी लगने लगेगा, बाकी टैक्स खत्म हो जाएगा। सही बात है या नहीं है? Yes sir. तो जब रिकमेंडेशन आएगा। आज के डेट में एक स्टेट गवर्नमेंट ये भी सोच रही है, ये जो बिल्डिंग के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, इसको भी खत्म कर दिया जाए। आप न्यूज़पेपर में पढ़िएगा, कभी कभी डिस्कशन होता है कि जितने भी बिल्डिंग है इस पे स्टाम्प ड्यूटी खत्म कर दिया जाए, और इस पे क्या लग जाए? GST. तो ये देखिए, रियल एस्टेट के ऊपर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आया हुआ है, वो सारे कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएंगे अगर स्टाम्प ड्यूटी खत्म होकर जीएसटी आ जाए। सही बात है? Yes sir. और बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ये कहाँ लिखा हुआ है? Schedule 3. शेड्यूल 3 में। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ये कहाँ लिखा हुआ है? Article 360(12)(a). नहीं, 9(1) में जीएसटी लॉ। Okay, sorry. Okay, I talking article. है ना, देखिए, आप अभी पढ़ा, अभी भी भूल जा रहे हैं, तो ये नहीं सर, है, आपको याद करना पड़ेगा। Sir, I thought article sir. हाँ, तो नहीं, होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता, ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? 9 subsection 2. 9 सबसेक्शन 2 में। करेक्ट है? Yes sir. अब देख रहे हैं किस तरह से लॉ बन रहा है। Yes sir. अब आगे देखिए, अब इसका मतलब ये हो गया कि अब क्या मैं ये कर सकता था कि नया एंट्री यहां बना देता और एक एंट्री यहां बना देता, और दोनों यहां भी लिख देता था सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यहां भी लिख देता सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस। पॉसिबल था या नहीं था? हाँ सर. पॉसिबल था, लेकिन Yes sir.
पॉसिबल था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ भी Yes, sir. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यहाँ भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज लिख देता तो पॉसिबल हो जाता। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आईजीएसटी लगाना होता तब मैं क्या करता? Union GST. तब सीएसटी वाला एंट्री लगाना पड़ता, यस और नो? Yes, sir. तो आईजीएसटी का सीएसटी टाइप का एंट्री लगाता, लेवाई सेंट्रल गवर्नमेंट करती, क्या स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती? नहीं सर। तब तो ओरिजिन प्रिंसिपल चलने लगता। यस सर। तो अब हम लोग पूरा जीएसटी कंजम्पशन प्रिंसिपल चाहते थे। यस सर। तो इसीलिए एक नया आर्टिकल बना दिया, क्योंकि इस एंट्री से ये पॉसिबल नहीं था कि सीजीएसटी, आईजीएसटी और स्टेट जीएसटी तीनों को समाया जाए, यूटी जीएसटी को भी समाया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए एक नया आर्टिकल बना दिया गया, आर्टिकल 256A अमेंडमेंट। ठीक है, नया आर्टिकल है, जहां भी ये लिखा हुआ है नया आर्टिकल। अब इसमें लिखा हुआ क्या देखिए, आर्टिकल 246A, ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। Notwithstanding anything contained in articles 246, article 246 क्या है भाई? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 है, सब्जेक्ट मैटर है ना। तो इसको बोलता भूल जाइए, notwithstanding anything contained in article this, तो बोला इसको भूल जाइए आप, क्या लिखा हुआ है। 254 में जो लिखा हुआ उसको भी भूल जाइए, सेंट्रल लॉ ओवरराइड स्टेट लॉ, इसको भी भूल जाइए। पार्लियामेंट मतलब सीजीएसटी सेंटर, ठीक है। पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246A सब आर्टिकल 2, इसमें क्या लिखा हुआ? आईजीएसटी के बारे में आईजीएसटी लिखा है बराबर, ठीक है। अब देखिए, द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट हैव पावर टू मेक लॉज with respect to goods and services tax imposed by the union or by such state। यानी कि पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगी सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट एक अपना अपना एसजीएसटी पास करेगी, और इन एक्ट में उनके पास पावर होगा गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने का। आया? यस सर। 2 में क्या लिखा हुआ है? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज, यानी कि सेंटर के पास एक्सक्लूसिव पावर है, स्टेट उस पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विस और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज इंटरस्टेट सप्लाई, आईजीएसटी में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? यस सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब क्या है? आईजीएसटी। इंटरस्टेट सप्लाई है। यस सर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ये क्या है? इंटरस्टेट सेल। इंटरस्टेट सप्लाई है। तो इंटरस्टेट सप्लाई पे जब भी लगेगा क्या लगेगा? आईजीएसटी। और इसका आईजीएसटी का कानून किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट बनाएगा तो पार्लियामेंट ही बनाएगा। यस सही बात है या सर। नहीं? यस सर। ओके, एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। The provisions of this article shall, in respect of GST, referred to in Article 279A(5), take effect from the date recommended by the GST Council। ठीक है, तो GST Council जो डेट इफेक्टिव में लाएगा, तो एक्ट तो पहले ही पास हो जाएगा, यस और नो? हाँ सर। एक्ट तो पहले ही पास हो गया, लेकिन ये एक्ट का इफेक्टिव डेट कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। जीएसटी काउंसिल। अभी पढ़ा, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा तो प्रेसिडेंट। जीएसटी काउंसिल इफेक्टिव डेट डिसाइड कर लेगा, प्रेसिडेंट तो साइन करके एक्ट बना देगा। ओके ओके ओके, है ना? हाँ सर। आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है। एक चीज याद दिलाता हूँ आपको, मैंने दिखाया भी था, दिखाता हूँ दोबारा। क्या एक्ट बनने का मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करता है उसी दिन इफेक्टिव हो जाता है? यस सर? नहीं सर। नो सर। तो ये देखिए 12 अप्रैल 2017 को ये एक्ट साइन हुआ, जो सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट था। नहीं सॉरी, ये तो ओरिजिनल एक्ट था। 12 अप्रैल 2017 को ही बन गया था सीजीएसटी एक्ट 2017, है ना?
यस सर, लेकिन इसका इफेक्टिव डेट इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो Yes. सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन निकालेगी, नोटिफिकेशन तभी निकालेगी जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। ओके सर, आया? हाँ सर, हाँ, तो एक एक छोटी छोटी बातें आप याद रखिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब एनालिसिस, देखिए हम लोग ये छूट गया था, मैं पढ़ देता हूं आपके साथ। हमने कहा था अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं ला सकता, सही बात। उसका कारण क्या है कि आर्टिकल 366 ए सब आर्टिकल 12 ए में, ये ए गलत आया मुझे लगता है, ए नहीं है, आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 12 ए में जीएसटी मींस लिखा हुआ, यानी कि जो लिखा हुआ वही है, अपना दिमाग नहीं लगाना हम लोग को। मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। 9(1) और 5(1) में हम लोग बता रहे हैं, यही लैंग्वेज पे लिखी हुई है, ठीक है। यस तो सर, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज और एक्ट की लैंग्वेज दोनों सेम है। 9(2) और 5(2) में ये लिखा हुआ है जीएसटी शैल बी लेवाइड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑन सच डेट्स एज में बी नोटिफाइड। तो जब नोटिफाई किसके कहने पे होगा? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के कहने पे। अब एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये जो आईजीएसटी का पैसा है वो किसका पैसा है? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। सेंटर और दोनों का है। यस सर, कब सेंटर अपने पास रख लेगी, कब स्टेट अपने पास रख लेगी। लेकिन उससे पहले एक चीज तो और बताना बहुत जरूरी है। आपको पता है सेंटर का जो गुल्लक है उसको, उस गुल्लक का नाम क्या है? समझा नहीं सर। सेंटर का जो आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, ये देखिए किसका आवाज आ रहा है। सेंटर, मान लीजिए आपको टैक्स जमा करवाते हैं तो सेंटर किस अकाउंट में जमा करवाते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नाम सुना है? हाँ सर, स्टेट का भी ऐसा ही कोई फंड का नाम होगा? हाँ सर, मान लीजिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, मुझे स्टेट का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट स्टेट, ऐसा ही कोई नाम होगा या नहीं होगा? यस सर, जिसको हम लोग ट्रेजरी बोलते हैं, ट्रेजरी गवर्नमेंट ट्रेजरी, है ना। हर एक स्टेट का अपना अपना ट्रेजरी होता है, यस और नो? यस सर। अब देखिए, अगर कोई पैसा यहां आ गया, सीजीएसटी का पैसा डायरेक्ट कहां जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, इस फंड में जाता है। ओके, एसजीएसटी का पैसा इस फंड में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में। आईजीएसटी का पैसा फर्स्ट गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। न इसमें जाएगा न इसमें जाएगा, दोनों में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि आईजीएसटी का पैसा अभी हमें पता ही नहीं है कि इसका है अल्टीमेटली कहां वो गुड्स यूज होगा। कहने का मतलब, महाराष्ट्र ने दिल्ली को बेचा, दिल्ली ने वेस्ट बंगाल को बेचा, वेस्ट बंगाल ने तमिलनाडु को बेचा, करेक्ट है? यस सर, ये बिका तो आईजीएसटी लग गया, फिर ये Yes, बिका, sir. आईजीएसटी लग गया। वेस्ट बंगाल में बिका, फिर आईजीएसटी लगा, तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु में बेच दिया, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी लग गया। सही बात है या नहीं है? यस सर, अब जब ये आईजीएसटी का पैसा तो गवर्नमेंट के पास बार बार आ रहा है, यस सर, आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, अब जब आपने इंपोर्ट किया फिर आईजीएसटी लग गया, यस सर, तो जो पैसा इनके अकाउंट में जाएगा वो सी और एस ही जाएगा, आईजीएसटी नहीं जाता है। बराबर, करेक्ट सर। आईजीएसटी कहाँ जाता है? एक फंड बनाया जिसका नाम है अप्रोप्रिएशन फंड। क्वेश्चन फंड, करेक्ट। अब मान लीजिए यहाँ पर आईजीएसटी टोटल 10, 2, 8, टोटल 20 रुपए इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पर आईजीएसटी 20 रुपए पड़ा हुआ है, यस और हाँ, नो? हाँ सर, और
ये 20 रुपया किसका है? बोथ सेंटर एंड स्टेट। इस एग्जांपल में बताइए, इस एग्जांपल में कौन सी गवर्नमेंट का? महाराष्ट्र का है? 10 दिल्ली का है। महाराष्ट्र, दिल्ली। देखिए, महाराष्ट्र ने दिल्ली को बेचा, दिल्ली ने वेस्ट बंगाल को बेचा, वेस्ट बंगाल ने तमिलनाडु को बेचा, तमिलनाडु ने तमिलनाडु में बेच दिया C+S लगा के। दिल्ली का 10। महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल किसी का नहीं है। कंज्यूम कहाँ हुआ है ये गुड्स? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु में। तो ये 20 रुपीज में से 10 रुपया तो सेंटर का है, बाकी 10 रुपया किसका है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो IGST का पैसा एप्रोप्रिएशन फंड में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा जब C+S के साथ एडजस्ट होगा। ये मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकली कैसे होता है। करेक्ट है? यस सर। यहाँ पर हम लोग बताएंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा ये किसका है। तो फिलहाल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देके छोड़ दिया, एक हुक निकाल दिया, उसके बाद और उसी हुक से और बाकी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आर्टिकल 246A पढ़ लिया, अब हम लोग आर्टिकल 269A पढ़ रहे हैं आपके साथ। ध्यान से पढ़िएगा, जो मैंने अभी आपको समझाया वही है। GST ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। कौन सा टैक्स लगेगा? IGST shall be levied and collected by the government of India। तो IGST कौन लेवाई करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। And such tax shall be apportioned between the union and the state। यानी कि फिर IGST का पैसा हम लोग अपॉर्शनमेंट करेंगे, यानी कि देखेंगे किसको मिलेगा। सेंटर आधा रखेगा, स्टेट आधा रखेगा। सही बात है? यस सर। कैसे अपॉर्शनमेंट करेंगे? इन द मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द GST काउंसिल। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया। IGST का कानून पढ़ेंगे तो ये कैसे अपॉर्शनमेंट होता है उसका पूरा मैनर उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। Explanation: for the purposes of this clause, supply of goods or services or both in the course of import into the territory of India shall be deemed to be supply of goods or of services or both in the course of interstate trade or commerce। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्यों इसको लिखना पड़ा? एक्सप्लेनेशन यानी कि फॉर रिमूवल ऑफ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। मान लीजिए मैं USA से कोई गुड्स इंपोर्ट करता हूं, महाराष्ट्र आता है, फिर महाराष्ट्र में ही बिक जाता है। बताइए, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाने का अधिकार किसके पास है? सेंटर या स्टेट? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यस सर। इसके ऊपर IGST लगेगा या C+S लगेगा इंपोर्ट पे? IGST लगेगा। क्यों लगेगा? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस। कहाँ लिखा हुआ है? अपना ये रहा, अभी पढ़ा एक्सप्लेनेशन में 246(2) में सर। अरे ये रहा 269A का, ये अभी तो पढ़ा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज import into the territory of India shall be deemed to be supply of goods or services both in the course of interstate trade or commerce। आया? ओके सर। ओके। हाँ, अभी तो हम GST लॉ तो पढ़ ही नहीं रहे, अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इंटरस्टेट क्या होता है? एक तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही ने बोल दिया कि भैया इंपोर्ट करोगे तो उसको इंटरस्टेट मानेंगे। इंटरस्टेट और भी तो बाकी सारे हैं, वो कहाँ लिखा हुआ है? कौन से कानून में लिखा हुआ है कि इंटरस्टेट का पूरा डेफिनेशन किस कानून में लिखा हुआ है? IGST में लिखा हुआ है। और ये आर्टिकल, सब आर्टिकल 5 में देखिए, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। कहाँ क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई? कहाँ लिखा हुआ है? IGST के कानून में लिखा हुआ है। एंड व्हेन ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। आया? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र टू दिल्ली सप्लायर कहाँ का है? महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली। तो क्या हो जाएगा ये? इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है? बताइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंट्रा है या इंटर है? इंटर। इंटर है। इंटर।
SEZ से सप्लाई होता है या SEZ में सप्लाई होता है? इंटर है या इंट्रा है? इंटर है। एक ही स्टेट में है, सेम स्टेट में, इंटर इंटर इंट्रा इंटर ही रहेगा, हम्म, इंट्रा कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। यस सर, करेक्ट है? यस सर। अब रुकिए, अब मुझे एक बात बताइएगा, ये तो वही वाला है जो मैंने किताब में दिखाया आपको। ये नहीं, ये नहीं, ये देखिए, राजस्थान में सप्लायर लोकेटेड है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है? गुजरात। गुजरात में। बताइए, इंटर है या इंट्रा? इंटर। इंटर ठीक है, मैं गुजरात में इंपोर्ट करता हूँ, इंटर या इंट्रा? इंटर। मैं गुजरात से एक्सपोर्ट करता हूँ, इंटर या इंट्रा? इंटर। इंटर। अब जो कहानी है समझिए, पर्सन ए मध्य प्रदेश में है, सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज टू पर्सन बी, ये भी मध्य प्रदेश में है, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। ठीक है, पर्सन बी क्या करता है? महाराष्ट्र में इसका बैंक अकाउंट है, वो पर्सन बी पर्सन ए को पेमेंट करता है महाराष्ट्र में ही। समझ में आया? यस। गुड्स और सर्विसेज तो यहाँ है, लेकिन पेमेंट यहाँ हो रहा है। इंटर या इंट्रा? इंट्रा। इंट्रा इंट्रा होगा। करेक्ट है? Yes, मुझे एक sir. बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, कोई सामान यहां से चला, क्रॉस किया मध्य प्रदेश होते हुए, फिर महाराष्ट्र पहुंच गया, इंटर या इंट्रा? इंटर इंट्रा। महाराष्ट्र से चला, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र पहुंच गया, इंट्रा। इंट्रा ही रहेगा, इंट्रा ही। क्या मध्य प्रदेश वाला यहाँ पकड़ लेगा इसको, बोला भैया मेरे यहाँ से जा रहे हो, मुझे भी टैक्स थोड़ा बहुत दे के जाओ? नहीं। नहीं पकड़ सकता। सही बात है या नहीं है? यस सर। क्या महाराष्ट्र वाला बोल सकता पेमेंट तो तुमने यहाँ किया, जरा मुझे भी टैक्स दे के जाओ? नहीं सर। नहीं। ये भी नहीं हो सकता। इसको हम लोग नेक्सस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्सस थ्योरी के बेसिस पे टैक्स नहीं लिया जा सकता है। नेक्सस थ्योरी ये कहता है कि यहां से यहां, मेरे यहां से मूव करो तो हम टैक्स लेंगे, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो हम टैक्स तो लेंगे ही लेंगे। तो बोलता ना, नहीं ले सकते। महाराष्ट्र वाला बोल सकता मेरा पैसा यूज कर रहा हूं, मेरा यहाँ बैंक अकाउंट है, टैक्स दे दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है? यस सर। नेक्सस थ्योरी के कारण कोई भी टैक्स नहीं लग सकता। कोई दिक्कत? नहीं सर। गुजरात में इंपोर्ट हो रहा है, गुजरात वाला बोलता है मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, सेंटर को हम टैक्स लेने नहीं देंगे, हम ही लेंगे। पॉसिबल? नो सर। नहीं पॉसिबल। गुजरात वाला बोलता है मेरे यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है, मैंने खर्चा किया, मेरे को टैक्स दो। पॉसिबल? नो सर। तो ये सब नेक्सस थ्योरी है, जहां पर एकदम पूरी तरह से मना कर दिया गया है। इसीलिए इंपोर्ट के एक्सप्लेनेशन में लिख दिया था, 269A था वो। यस सर। वहां इसीलिए लिखा गया। अब देखिए और क्या क्या लिखा गया। आ गया, ये रहा आर्टिकल 286। ध्यान से पढ़िएगा। नो लॉ ऑफ ए स्टेट, किसको मना कर रहा है ये? स्टेट को। स्टेट को। shall impose or authorize the imposition of a tax on supply of goods or services both where such supply takes place outside the state। क्या मतलब हुआ कि मध्य प्रदेश में सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश में, तो कौन सा सप्लाई बताया? इंट्रा।
महाराष्ट्र वाला नेक्सस थ्योरी के कारण कोई टैक्स नहीं लगा सकता है। आया? यस सर। तो ये नेक्सस थ्योरी इसीलिए समझाया गया, आउटसाइड द स्टेट, नेक्सस थ्योरी को खत्म किया गया है। फिर ये क्या कह रहा है? नो लॉ ऑफ ए स्टेट शैल इम्पोज और ऑथराइज द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स आउटसाइड द स्टेट। अपने स्टेट के बाहर अगर कोई सप्लाई होता है, जैसे मैंने कहा कि वहां से गुड्स मूव कर रहा है, तो वहां पर वो मध्य प्रदेश वाला कोई टैक्स नहीं लगा सकता, महाराष्ट्र को ही राइट मिलेगा। उसके बाद इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, इंपोर्ट के ऊपर भी कोई स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता, एक्सपोर्ट के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगा सकता। आया? यस सर। तो ये नेक्सस थ्योरी को खत्म किया गया। आप पढ़िएगा सेंट्रल सेल्स टैक्स का, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें नेक्सस थ्योरी को बहुत खूबसूरत ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन भी किया हुआ। मैंने तो 3-4 मिनट में आपको बता भी दिया। Parliament may by law formulate principles for determining when a supply of goods or services or both where such supply takes place in the ways mentioned in clause 1। तो IGST जब पढ़ेंगे तो आउटसाइड द स्टेट किसको मानेंगे वो लिखा हुआ है, और इंपोर्ट किसको मानते हैं, एक्सपोर्ट किसको मानते हैं, ये सब IGST के कानून में लिखा हुआ है। आया? ठीक बात? यस। अब एक आखिरी बात बता देता हूं, उसके बाद हम लोग क्लास खत्म करेंगे आज के लिए। बाकी और भी बहुत कुछ है, थोड़ी देर में बताता हूं मैं आपको। मुझे एक बात बताइए आप, सेंटर, स्टेट, यहाँ एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, हर एक स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, और एक IGST है। ठीक है? IGST जब C+S के साथ एडजस्ट होगा तो ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सही बात? यस। ये जो कंसोलिडेटेड फंड में जो GST का पैसा आया है, CGST का पैसा आया है, क्या ये पैसा का कुछ पोर्शन हर एक स्टेट को बांटना होता है? यस और नो? करीब करीब 70%, यानी कि CGST का सिर्फ 30% सेंटर अपने पास रखती है, बाकी 70% हर एक स्टेट को बांट देती है। हाँ या ना? अरे कहिए। हाँ सर। हैं? यस और नो? यस सर। यस, बांटती है। कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए, यहां लिखा हुआ है, द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द यूनियन अंडर क्लॉज 1 ऑफ 246A, यानी कि CGST हो गया, shall also be distributed between the union and the states in the manner provided in clause 2। तो ये clause 2 हमने लिखा नहीं है। नीति आयोग का नाम सुना आपने? यस। इसको हम लोग पहले प्लानिंग कमीशन कहते हैं। तो नीति आयोग बताती है कि किस स्टेट गवर्नमेंट को कितना शेयर जाएगा। ठीक है? ओके। चलिए, आप गूगल करके और डिटेल पढ़ना पढ़ लीजिएगा। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कर लिया, रिवाइज कर लीजिएगा। मैं कल तो रिवाइज करवाऊंगा ये आपको। और कोई सवाल है तो पूछिए, फिर क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। फिर कोई सवाल आप लोग का? वेरी गुड क्लास सर। हैं? वेरी गुड क्लास। वेरी गुड क्लास, थैंक यू। और किसी को कोई ओपिनियन देना है या कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, फिर हम लोग, नहीं तो कल मिलते हैं। कल मिले फिर। ओके सर। Yes. ओके, थैंक यू सर। नाइस टू चलिए, थैंक यू ईच वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।